साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेखक रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहने वाले जाने माने लेखक और विख्यात कहानीकार हैं। अपने असाधारण साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से वे उपन्यास, कविताएं, निबंध और लघु कथाएं लिख रहे हैं। उन्हीं की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है दृष्टि बोध। आज मैं आपको वो सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले सभी से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी ट्रेन बर्थ रोहना तक की थी। डिब्बे में एक लड़की आई। उसे विदा करने आए हुए लोग शायद उसके माता पिता थे। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि लड़की की यात्रा अच्छी हो। औरत ने उसे ढेरों हिदायतें दी, जैसे वो सामान कहाँ रखे, कब खिड़कियों से बाहर ना झुके और अजनबियों से बातचीत से कैसे बचें। उन्होंने अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। चूंकि उस समय तक मैं लगभग अंधा हो चुका था और मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती थीं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि लड़की दिखने में कैसी थी। पर मैं इतना जान सका कि उसने चप्पलें पहनी हुई थी जो चलते समय उसकी एड़ियों से लड़ रही थी। वो कैसी होगी, ये सोच पाने में मुझे समय लगा और शायद मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, यहां तक कि उसके चप्पलों की चट चट भी। क्या आप देहरा तक जाएंगी? मैंने उससे पूछा। मैं जरूर किसी अंधेरे कोने में बैठा था क्योंकि मेरी आवाज सुनकर वो चौंक उठी थी। उसने हल्के से अचरज व्यक्त किया। मुझे नहीं पता था कि यहां कोई और भी है। तो ऐसा अक्सर होता है जब लोग उम्दा आंखों के बाद भी ठीक सामने की चीज नहीं देख पाते। मुझे लगता है उनके पास देखने जानने के लिए काफी चीजें होती हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो देख नहीं सकते या बहुत मामूली देख पाने में सक्षम होते हैं। वे केवल बहुत महत्वपूर्ण चीजें ही अनुभव कर पाते हैं, जो चीजें उनकी शेष इंद्रियां बहुत स्पष्टतः ग्रहण कर पाती हैं। मैंने कहा, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा था, लेकिन आप आई तो मैंने आवाज सुनी थी। मैं इस पसोपेश में था कि मेरे ना देख पाने की बात वो न जान सके, इसलिए मैं अपनी सीट पर बना रहा। मैंने सोच लिया था कि बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लड़की ने बताया कि वो सहारनपुर अपनी आंटी से मिलने जा रही है। मैंने कहा, तब मेरे लिए ज्यादा पारिवारिक होने में भलाई नहीं लगती। आंटियां आमतौर पर अजीब होती हैं। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? देहरा तक, फिर मसूरी। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी इच्छा है कि मैं मसूरी जाऊं। मुझे पहाड़ियों से प्यार है, खास तौर पर अक्टूबर की पहाड़ियां। हाँ, ये सबसे अच्छा वक्त है। मैंने ये बात स्मृति के आधार पर कही। पहाड़ जंगली डहेलियों से ढके होते हैं, धूप शानदार होती है और रात में आप जलती लकड़ियों के पास बैठ सकते हैं और ब्रांडी पी सकते हैं। ज्यादातर सैलानी जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और सुनसान होती हैं। आपने सच कहा, अक्टूबर बेहतरीन होता है। वो शांत थी। मैं अचंभित था। या तो मेरे शब्द उसे छू चुके थे या फिर वो मुझे अव्वल दर्जे का मूर्ख मजनू समझ रही थी। तभी ये पूछकर मैंने गलती कर दी, बाहर का दृश्य कैसा है? उसे ये सवाल बहुत अपरिचित सा नहीं लगा। क्या उसे पता लग गया था कि मैं देख नहीं सकता था? लेकिन उसके अगले सवाल से मेरा संदेह दूर हो गया था। आप खुद खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? मैं आसानी से सीट से उठा और खिड़की के किनारों को टटोला। खिड़की खुली हुई थी। मैंने बाहर के दृश्य को गौर से देखने का ढोंग किया। मुझे इंजन की धौंकनी सुनाई दी। ट्रेन के पहियों की आवाज आ रही थी और मैं अपनी दिमागी छवि से महसूस कर चुका था कि टेलीग्राफ के खंभे चमक रहे थे। मैंने साहस करके पूछा, क्या आपने गौर किया है कि पेड़ भागते हुए लग रहे हैं जबकि हम स्थिर? उसने कहा, ऐसा तो हमेशा होता है। क्या आपको कोई जानवर दिखा? मैंने आत्मविश्वास से कहा, नहीं। मैं ये बात जानता था कि देहरादून के आसपास के जंगलों में बामुश्किल जानवर बचे थे। मैंने खिड़की से ध्यान हटाकर उसके चेहरे की ओर रुख किया
और हम कुछ देर चुप्पी में बैठे रहे। तुम्हारा चेहरा बेहद अलग है। हालांकि ये कहते हुए मैं बेहद खुल गया था, लेकिन मेरा ढंग सही था। कुछ लड़कियां इस बात पर भड़क सकती हैं। वो मजे से हंसी, साफ खनकदार हंसी। आपने क्या खूब मेरी तारीफ की। मैं अपनी खूबसूरती के बारे में सुन सुनकर थक चुकी हूं। तो आप खूबसूरत हैं, मैंने सोचा। मैंने जोर देकर कहा, तो बेहद अलग चेहरे भी खूबसूरत हुआ करते हैं। उसने कहा, आप उम्दा व्यक्ति हैं, लेकिन इतने गंभीर क्यों हैं? मैंने सोचा कि उसके लिए हंसने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसने के ख्याल भर से ही मैं परेशान और अकेला हो गया। मैंने कहा, जल्द ही हम आपके स्टेशन पर होंगे। भला हो, ये एक छोटा सफर है। मुझे ट्रेन में 2 या 3 घंटों से ज्यादा बैठना सहन नहीं होता। फिर भी मैं उसकी बातचीत कितनी भी देर सुनने के लिए तैयार बैठा था। उसकी आवाज झरने की तरह थी। ट्रेन से उतरते ही वो हमारी लंबी बातचीत भूल जाएगी, लेकिन सब कुछ मेरी स्मृति में शेष यात्रा के दौरान बना रहेगा, और कुछ समय बाद तक भी। इंजन की सीटी बज उठी और ट्रेन ने गति धीमी करनी शुरू की। लड़की उठ गई और अपना सामान समेटने लगी। मैं ये सोचकर रोमांचित था कि उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था या चोटी कर रखी थी, या शायद वे खुले हुए उसके कंधों पर झूल रहे थे, या बहुत छोटे कटे हुए थे। ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश किया। बाहर कुली और दुकानदार चिल्ला रहे थे और डिब्बे के दरवाजे के नजदीक एक महिला की तेज आवाज आ रही थी। ये अवश्य ही लड़की की आंटी रही होंगी। लड़की ने अलविदा कहा। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी, इतने ज्यादा पास कि उसके बालों की सुगंध मुझे डहका रही थी। मैंने चाहा कि हाथ उठाकर उसके बालों को छू लूं, लेकिन वो हट गई। केवल उसकी सुगंध वहां ठहर गई थी जहां वो खड़ी थी। दरवाजे के पास कुछ भ्रम की स्थिति थी। एक आदमी हकलाते हुए क्षमा याचना के साथ डिब्बे में दाखिल हुआ। दरवाजा भड़ाक से हुआ और दुनिया फिर बंद थी। मैं अपनी सीट पर लौट आया। गार्ड ने सीटी बजाई और हम फिर चल पड़े। फिर से मेरे पास एक खेल था और एक नया सहयात्री। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। पहियों से संगीत आना शुरू हो गया और ट्रेन के डिब्बे हिलने और भड़भड़ाने लगे। मैंने खिड़की टटोली और उसके पास बैठ गया। मैं खिड़की से बाहर दिन की रोशनी में ताक रहा था, जो मेरे लिए अंधेरे के समान था। बाहर बहुत कुछ घटित हो रहा था। यह मेरे लिए लुभावना खेल हो सकता था कि बाहर क्या कुछ हो रहा है इसको अंदाजें। डिब्बे में दाखिल हुए व्यक्ति ने मेरे दिवा स्वप्न को भंग किया। उसने कहा, तुम्हें अवश्य निराशा हुई होगी। अभी तुम्हें जो छोड़कर गई उसकी अपेक्षा मैं जरा भी आकर्षक सहयात्री नहीं हूं। मैंने कहा, वो एक दिलचस्प लड़की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाल लंबे थे या छोटे? उसने उलझी हुई आवाज में कहा, मुझे इसका ख्याल नहीं। मैंने जो गौर से देखा वो उसकी आंखें थी, ना कि बाल। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उन आंखों का कोई अर्थ नहीं था। वो पूरी तरह से अंधी थी। क्या तुमने गौर नहीं किया? तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी दृष्टिबोध। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसका वाचन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिए, ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।